व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सो कॉल्ड बीमारी परमिटिविटी? ठीक है, बहुत मतलब एकदम ऐसे समझाया था मैंने आपको, ये तो यार परमिटिविटी का मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था, है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था आपको मैंने परमिटिविटी का कि क्या होती है। एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, और कोई? और कोई महानुभाव? आवाज क्यों नहीं आ रही है? अरे सब लोग बोलो। क्या है परमिटिविटी? एक आंसर आया मेरे को, एबिलिटी टू स्टोर कैपेसिटेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, ये किस तरह की डेफिनेशन है यार? कैपेसिटेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आपकी परमिटिविटी होती है? ऐसा है कि सीरियसली आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है रिवीजन करने का। ठीक है, आपका रिवीजन सबका बहुत कम है। ठीक है, अगर इस हिसाब से आप लोग सोच रहे हो, ठीक है, तो आप जेई के कंपटीशन से बाहर हो भी। ठीक है, पहले आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा। जेई को पास करना अलग चीज है ना, जेई को पास करना डिफरेंट है। जेई को पास करना डिफरेंट है, जेई में रैंक लाना डिफरेंट है, जेई की कंपटीशन में आना डिफरेंट है। ठीक है, और जेई के लिए कॉन्फिडेंस लाना डिफरेंट है। ठीक है, मैंने आपको हर एक तरीका समझाया था कि कैसे आप प्रैक्टिस करो, कैसे आप कॉन्फिडेंस लाओगे ना। आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की ढंग से। आपने क्या किया, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, हम लोग जैसे जैसे हम लोग करते थे, फोर्थ क्लास में पढ़ा कुछ, फिफ्थ क्लास में गए तो चौथी भूल गए, पता नहीं क्या है चौथी में, है ना। वो चीज नहीं चलनी है यहाँ पे। आप लोग ने जो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ा है वो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा मत करो अपने साथ कि जो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ा है उसको भूल चुके हो। ठीक है, जो सबसे पहले सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसकी इतनी बार रिवीजन हो जानी चाहिए आपके, कि उससे ज्यादा स्ट्रांग सब्जेक्ट आपका कोई होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो आपने जब फर्स्ट सब्जेक्ट भुला दिया, आपकी गलती वही हो गई। ठीक है, इस चीज को सुधारना, इस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। देखो अभी आपके पास में टाइम है ना। अगर कहीं गलती से आपका मार्च वगैरह में पेपर होता तो बहुत मुश्किल था आपका जेई में compete करना। इसलिए तैयारी करो, ढंग से तैयारी करो, और पूरी सब्जेक्ट्स को फिर से रिवाइज करो, है ना। आप लोग को पता चल गया होगा, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चंस के आप आंसर जो है वो करेक्ट दे रहे हो, और कितने क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगा रहे हो, कितनी चीजों का आपको पता है, कितनी चीजों का नहीं है। तो अब आप खुद को मेजर करो, ठीक है, कि मैं क्या बता पा रहा हूँ, क्या नहीं बता पा रहा हूँ, और उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, मैं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, बच गए आप लोग कि पेपर एक्सटेंड हो गया। ठीक है, जब मैंने आपको नेटवर्क पढ़ाया था तब आपकी परफॉर्मेंस सबकी बहुत ज्यादा अच्छी थी। मैं आपको एकदम से क्वेश्चन पूछता था, आप मेरे को एकदम से आंसर देते थे काउंटर। ठीक है, एकदम से मेरे को लगता है सब लोग ठीक रिवीजन करते हो और सब लोग बहुत सही हो। ठीक है, बट आपने ना रिवीजन को अपना थोड़ा ना डिले कर दिया, तो उसको केयरलेस हो गया आप लोग, मेरे को लग रहा है थोड़ा, है ना। अक्षय, आप मेरे हर क्वेश्चन का आंसर देते थे यार जब मैं आपको पढ़ाता था। ठीक है, मेरे को फिर प्रशांत हर एक क्वेश्चन का आंसर देते, सारे लोग जितने भी मेरी क्लासेस लगाते थे ना, प्रतीक ने भी सारे क्वेश्चन के आंसर देता था ठीक से। ये आप लोग ने छोड़ दिया पढ़ाई करना। तो पहले तो रिवीजन करो, रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे,
अगर क्लास में तुम्हारे 50 नंबर के पेपर में 40 नंबर आ रहे हैं, तब समझना तुम कि हिमाचल में जेई के लिए तुम लोग अब जेई के कंपटीशन में आए। जेई का कंपटीशन कर रहे हो तुम लोग, जेई की कंपटीशन सबसे लास्ट में, मतलब क्लास टेस्ट में 50 नंबर में से 40 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं अगर, तो समझना कि तुम जेई के कंपटीशन में compete करने के लिए लास्ट नंबर पे हो। फिर उस लास्ट नंबर से तुम्हारे को compete करना पड़ेगा। जब तुम 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाने वाले बन जाओगे क्लास टेस्ट में, तो तुम समझना कि हाँ, अब मैं जेई के कंपटीशन में आ गया हूँ। उसके बाद तुम कंपटीशन फाइट करने वाले बनोगे। अगर तुम्हारे को 50 क्वेश्चंस में से 10 नंबर आ रहे हैं, तो आप अपनी रिवीजन को इंक्रीज करो। ठीक है, आप अपनी रिवीजन को इंक्रीज करो। मेरे को आप लोग से बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि जब भी रजनीश सर मेरे से आपसे आपकी परफॉर्मेंसेस पूछते थे, तो हम हमेशा आपकी तारीफ करिए, क्योंकि आप लोग ने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमेशा से, हर एक बंदे ने। और ऐसा नहीं था कोई भी कि किसी के कम रिस्पॉन्स था। जब मैंने आपको नेटवर्क पढ़ाया, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन आपने ना ढीली डाल दी रिवीजन। न्यू ईयर के चक्कर में, क्रिसमस के चक्कर में, है ना, पेपर लेट होने की खुशी में रिवीजन गई आपकी, खत्म हो गई रिवीजन। तो उसको फिर से मेंटेन करो प्रॉपर से और ढंग से, है ना। मैं अभी थोड़े थोड़े टाइम बाद क्वेश्चन सेशन लेता रहूंगा, तो जैसे आज आपकी परफॉर्मेंस है ना, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, मैंने परमिटिविटी जब आपको समझाई थी, तो परमिटिविटी में मैंने आपको क्या बोला था कि मान लो कि ये एक चार्ज है। ठीक है, चार्ज को दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये डॉट के साथ अगर मैं दिखाता हूं तो इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर मैं डॉट के साथ दिखाऊं तो उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। इसका नाम लिख दिया मैंने क्यू। क्यू मान लो इसको ना। मान लो कि ये 10 कूलम्स का चार्ज था। ठीक है, या 10 यूनिट्स रखो इसको ना। 10 यूनिट का ये चार्ज था। ये चार्ज को मैंने क्या किया, मैंने बाय एयर मूव करा इस चार्ज को यहां से लेके यहां तक। ठीक है, लेकिन यहां पे जब मैंने इस चार्ज को मेजर करा था, तो मेरे को ये कितना मिला था, 9 यूनिट्स का। ठीक है, तो यहां पे बीच में आपका एक यूनिट जो था वो गायब हो गया था। अब क्योंकि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सबको पता है, कोई बात नहीं अक्षय, फिर से देख लो, रिवीजन करना और नेक्स्ट टाइम परफॉर्मेंस को और इंक्रीज करना। ठीक है, कंपटीशन करो पहले खुद के साथ, फिर गिरना लोगों के साथ। पहले खुद को इंप्रूव करने के लिए खुद के साथ कंपटीशन करो। ठीक है, जो आज आपने परफॉर्मेंस करी आपकी उससे ज्यादा बेटर होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं देखना कि मेरे को फलाने आदमी से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। आपको बोलना है, आपको ये सोचना है बस हमेशा कि मैंने आज जो परफॉर्म करा उससे मेरे को ज्यादा बेटर परफॉर्म करना है, बस। इतनी सी चीज अगर आप अपने मूल मंत्र में ले आओगे, ठीक है, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड नहीं है ये गोल्डन वर्ड्स हैं, कहावतें चली आ रही हैं। खुद के साथ कंपटीशन करो, तभी आप खुद को बेटर बना पाओगे। इसलिए अपनी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना अब नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास लगेगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग देखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। तो यहां से आपका चार्ज डिस्ट्रॉय कभी नहीं हो सकता। आपका यहाँ पे 10 यूनिट चार्ज आपने ट्रांसफर करा, तो डिस्ट्रॉय कभी नहीं होगा। अगर वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो वो चीज क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर वो चीज आपकी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, स्टोर। स्टोर किस में हुई, जिस मीडियम के थ्रू आपका चार्ज जो था वो ट्रांसफर हुआ, तो एयर में आपका चार्ज क्या हो गया, स्टोर हो गया, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये एयर की ऐसी प्रॉपर्टी है ना, एयर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से इसने इस एक यूनिट के चार्ज को स्टोर करा, वही प्रॉपर्टी का नाम क्या है, परमिटिविटी। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट स्टोर्स द चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज आप कुछ भी बोल सकते हो। निशांत की डेफिनेशन करेक्ट थी, निशांत ने जो डेफिनेशन दी थी, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट थी। लेकिन निशांत, आप कभी भी डेफिनेशन देते हो ना, उसको फुल्ली इलेबोरेट करना, है ना। क्या लिखा था निशांत ने, लिखा था एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज बोल के खत्म नहीं करनी है डेफिनेशन कभी भी। ठीक है, जब आप डेफिनेशन बोलोगे ना, प्रॉपर एड्रेस करना हर एक चीज को। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। या फिर इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे भी बोलो आप, लेकिन उस डेफिनेशन को प्रॉपर करो। ठीक है, ताकि सुनने वाले को भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और आपको बोलने में भी कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, चलो, इनफ विद द परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी। टेल मी द वैल्यू ऑफ ई नॉट, एप्सिलॉन एंड नॉट। एप्सिलॉन एंड नॉट की वैल्यू बताओ। यूनिट्स बिल्कुल करेक्ट थे इसके, फैराड पर मीटर।
फैरेड पर मीटर बोल लो या फराड पर मीटर बोल लो, जैसा आपको सही लगता है। एप्सिलॉन एंड नॉट की वैल्यूज बताओ मेरे को ना। चलो यहाँ पे कैसे लिखोगे तुम लोग, है ना। एप्सिलॉन एंड नॉट की वैल्यू मैंने क्या बताई थी तुम्हारे को, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। और एक मैंने तुम्हारे को एप्सिलॉन एंड नॉट की वैल्यू को बताई थी 1/36 पाई इंटू 10⁻9 फैरेड पर मीटर। ये दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू डायरेक्ट आ सकती है तुम्हारे को जेई के पेपर के लिए। ठीक है, ये दोनों मैंने तुम्हारे को नेटवर्क के नोट्स में लिखाई थी, दोनों वैल्यू नेटवर्क के नोट्स में मैंने तुम्हारे को लिखाए थे ना। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर और 1/36 पाई इंटू 10⁻9 फैरेड पर मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ना, 1/36 पाई इंटू 10⁻9, इसको कैलकुलेटर में डालो साइंटिफिक में, तो तुम्हारे को ये 8.854 इंटू 10⁻⁻12 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपकी क्या है, सेम। जेई का सिलेबस कहाँ काफी है यार निशान, जेई का सिलेबस बहुत कम है। जेई में कुछ नहीं है अभी, है ना। हार्डली तुम्हारा टेक्निकल जो है, हार्डली तुम्हारा टेक्निकल जो है वो 200 आवर्स का सिलेबस है। तुम लोग गेट ले लो, गेट का सिलेबस तुम्हारा 600 प्लस आवर्स का होता है। 600 मैंने कम बोल दिए, है ना, पर 600 प्लस आवर्स रखो तुम। और इंजीनियरिंग सर्विसेज का तुम सिलेबस ले लो, 800 प्लस आवर्स होते हैं उनके सिलेबस के। 200 घंटे और 800 घंटे ये होता है सिलेबस, हार्डली। ठीक है, 800 घंटे का सिलेबस है वो होता है कि ज्यादा सिलेबस है। 200 घंटे का सिलेबस क्या है ना। दिन के तुम लोग 10 घंटे भी पढ़ोगे, 20 दिन में तुम्हारी रिवीजन कंप्लीट है। दिन के 10 घंटे पढ़ोगे, 20 दिन में तुम जेई रिवाइज कर लोगे। ठीक है, जॉब वाले हैं, जो जॉब वाले लोग हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट उनके पास सब टाइम है ना। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप 200 घंटे में से रिवीजन के लिए आप 1 घंटा भी नहीं करते। ठीक है, 200 आवर को आपको रिवाइज करना है, दिन के आप 2 घंटे भी लगाओगे तो ऑब्वियसली आप 100 आवर्स में कंप्लीट कर लोगे पूरा सिलेबस, है ना। 100 आवर्स को तुम लोग देख लोगे, 100 आवर्स कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, 100 दिन में तुम लोग कंप्लीट कर लोगे। 100 दिन मतलब कितना होगा, 3 मंथ। लेकिन 100 दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है ना। तुम्हारे को एटलीस्ट मई तक या अप्रैल तक तुम्हारे को कम से कम 4 बार रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट्स का, तब फायदा होगा तुम्हारे को। सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए याद एकदम, है ना। जो नोट्स लिखे हैं, नोट्स नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स एकदम ऐसे होने चाहिए तोते की तरह याद। ठीक है, नोट्स में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारे को पता नहीं है। एटलीस्ट 4 टाइम्स रिवाइज करो, दिन के 4 घंटे 5 घंटे स्पेंड करो। ठीक है, 40 दिन में 1 डेढ़ महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करो रिवाइज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह लगाओ, इसके बुक्स वगैरह खत्म करो, तब जाके फायदा होगा। 200 घंटे का सिलेबस इनफ नहीं है ना। 800 घंटे 1000 घंटे होता तुम्हारा जेई का सिलेबस, तब अलग बात थी। ठीक है, आगे देखो। ये क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को। द एफिशिएंसी for maximum power transfer to the load is, बताओ। ऑप्शन ए है तुम्हारा 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75% और ऑप्शन डी है आपका 100%। 50-50 प्रशांत फिर ए बोल रहे हैं। प्रशांत, ए नहीं है प्रशांत, 50 होगा आपका। ठीक है, ये मैंने बहुत बार कराया ना, इसको एज इट इज याद रखना है ना। तुम्हारा एसएससी जेई में ना कोई 5 से 7 बार रिपीट हुआ है, एसएससी जेई के पेपर में, है ना। तो तुम्हारा एचपीएसएससी में भी, है ना, बहुत चांसेस इसके, मतलब ऐसा होता है ना, इसके 80% चांसेस इस क्वेश्चन के आने के, इसी सेम क्वेश्चन के आने के 80% चांसेस है। आधा नंबर, हाफ नंबर। ठीक है, एज इट इज पूछ लेगा तुम्हारे को।
ठीक है, एज इट इज पूछ लेगा, 50% तुमको याद रखना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 50% एफिशिएंसी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ करंट आई flowing through the 1 ohm resistor। आपको वैल्यू बतानी है करंट की फ्लोइंग थ्रू द 1 ohm resistor इन अ सर्किट शोन इन फिगर बिलो, दैट इज योर 5 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट, और ये है तुम्हारा 5 एम्पियर का करंट, और ये है तुम्हारा 1 ओम। बताओ, ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं देने मैंने, कैलकुलेट करो। वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टर। 5 5। अच्छा, I equals to V by R। आई इक्वल्स टू वी बाय, बिल्कुल करेक्ट है ना। 5 वोल्ट पैरेलली डायरेक्ट इसके क्रॉस लग जाएगा, ऐसे है ना। तो इसके क्रॉस जब करंट निकालोगे तो 5/1 इक्वल्स टू 5 एम्पियर आएगा। आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने भी आंसर दिया, नाइस। ठीक है, कल आप लोगों को मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं डेमो देना था मैंने आपको ना, मेरे को पता था कि आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा, है ना। इसका मेरे को विश्वास था कि आप लोग नहीं करोगे रिवाइज, ठीक है। इसलिए अब कल का आपकी जब मशीन की क्लास भी नहीं है और कोई क्वेश्चन सेशन भी नहीं है, तो कल एटलीस्ट जो आपकी क्लास की टाइमिंग होती है उसके टाइम पे आप थोड़ा सर्किट वगैरह रिवाइज करना, नेटवर्क वगैरह रिवाइज करो, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह रिवाइज करो, छोटी मोटी चीजें रिवाइज करो, ठीक है। जो आपके टॉपिक नहीं भी हुए हैं नेटवर्क में, उनको मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू करा दूंगा, और जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो एटलीस्ट आप अपने साथ में एक कॉपी रखना, है ना। छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे बैटरी वगैरह का टॉपिक होता है, लेड एसिड बैटरी और एक्स वाई जेड ऐसे, है ना, जो टॉपिक आपको नेटवर्क में नहीं कराए जाते, मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं ना। तो उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम उसको थॉरली डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए उसमें, ठीक है। बाकी आप लोग रिवाइज करो कल, फिर हम लोग आज 5 है ना, कल 6 7 को एक क्लास लूंगा मैं फिर से आपकी, जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराऊंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे हम, है ना। जितने भी हमने 4 5 क्वेश्चन नहीं किए, ये आपके प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के आए हुए हैं ना, 2007 8 9 और 10 के पेपर है, 10 के आपके ये क्वेश्चंस थे। जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन तुम्हारे से पूछता ही जाऊँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ट्रिकी जैसा क्वेश्चन। मेरे को बताओ, मेरे को बताओ सब लोग, डमी कॉइल्स क्यों यूज होती हैं? मेरे को बताओ, डमी कॉइल्स क्यों यूज होती हैं, कब यूज होती हैं? मेरे को बस ये क्वेश्चन का आंसर दो। दिस इज, मैं ये भी नहीं बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से है, ठीक है। डमी कॉइल्स क्यों यूज होती है और कब यूज होती है? बैलेंस की क्या बैलेंस, मैंने प्रॉपर आंसर दिया करो मेरे को। बैलेंस के लिए क्या होता है, किसके बैलेंस के लिए यूज होती है, किसकी मैकेनिकल बैलेंसिंग, प्रॉपर आंसर दिया करो ना। मैकेनिकल बैलेंस के लिए शाफ्ट की, डमी कॉइल की क्यों जरूरत पड़ी आपको मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए? तभी मैं पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, क्यों यूज होती है, मान लिया कि मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज हो रही, शाफ्ट के लिए नहीं, रोटर के लिए यूज होती है।
शाफ्ट की मैकेनिकल बैलेंसिंग नहीं होती है यार, रोटर की मैकेनिकल बैलेंसिंग होती है। ठीक है, शाफ्ट की नहीं होती मैकेनिकल बैलेंसिंग, रोटर की मैकेनिकल बैलेंसिंग होती है। हाँ, वाइब्रेशन तो ठीक है अक्षय, वो मैं समझ गया आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस केस में यूज करोगे आप डमी कॉइल्स, ऐसी क्या जरूरत पड़गी आपको? ऐसी क्या जरूरत पड़गी आपको डमी कॉइल यूज करने की, मैं यही पूछ रहा हूँ आपको। मैकेनिकल बैलेंसिंग तो करो, ऐसा क्या हो गया आपकी मोटर में कि मैकेनिकल अनबैलेंस हो गई आपकी मोटर? दिस इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। ये चीज मैं पूछ रहा हूँ। डीसी मशीन तो भी ताजा ताजा पड़ा है, अभी अभी पड़ा, ताजा ताजा नया नया है। मैग्नीटोस्ट्रक्शन, मैकेनिकल बैलेंसिंग ऑफ रोटर। मैग्नीटोस्ट्रिक्शन, एक तो अक्षर तो भारी भारी वर्ड्स बोलते हैं ना। मैग्नीटोस्ट्रिक्शन समझाओ मेरे को क्या होता है। देखो, मशीन ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, याद रखना। अगर तुम्हारे 120 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैग्नीटोस्ट्रिक्शन, चेंज इन डायमेंशंस, मैग्नेट की वजह से तुम्हारी मैकेनिक, मैग्नीटोस्ट्रिक्शन की वजह से मैकेनिकल बैलेंसिंग हो जाती है। बिकॉज रोटर पिच इज शॉर्ट, रोटर वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच। जब भी डीसी मशीन का कॉन्सेप्ट है ना प्रतीक, जब भी डीसी मशीन का कॉन्सेप्ट है तो शॉर्ट पिच फुल पिच कहाँ आ गया तुम्हारा? चलो फिर भी है, ठीक है। तुम्हारा तुम थोड़ा ठीक जवाब दिया मेरे को ना, शॉर्ट पिच तुम्हारा लॉजिक समझ गया मैं। बट मैग्नीटोस्ट्रिक्शन अक्षय, इफ डू नॉट कनेक्ट विद द कम्यूटेटर बार एंड कोई भी इलेक्ट्रिक लगने तो कमरा है सर। अरे यार देखो, बहुत कॉमन पॉइंट है ना, समझो इसको ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तुम, है ना? मेरे को बताओ, दो टाइप की वाइंडिंग सबने पढ़ी है? दो टाइप की वाइंडिंग सबने पढ़ी होंगी, नाम लिख रहा हूँ, लैप और वेव नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? नाम सुनो। ये सुना है किसी ने? जिस जिसने सुना है वो एक बारी वाई लिख दो है। जिस जिसने सुन ले ये चीजें सुनी है, वो एक बारी वाई लिखो। ये चीजें सुनी है, लेकिन मैकेनिकल बैलेंसिंग नहीं पता चल रही है हमारे को कि कहाँ से हो गया ना। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? तुम्हारे हर एक रोटर स्लॉट में, हर एक रोटर स्लॉट में तुमने कंडक्टर डाले हुए हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग। कि हर एक स्लॉट का सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, और तुम्हारा कंडक्टर जो है, ये तुम्हारी वाइंडिंग जो है थ्रू आउट द रोटर इक्वली वेटेड है। समझ गए? थ्रू आउट द रोटर इक्वली वेटेड है, कब? आइडियल केस में, है ना? तुम भगवान हो अगर, तब तुम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कर रहे हो, हर एक स्लॉट में तुम कंडक्टर डाल रहे हो सेम नंबर ऑफ टर्न, तभी तुम लोग इक्वली उसको क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो उसका, कि डिस्ट्रीब्यूटेड में थ्रू आउट। ये समझ आ गया ना तुम्हारे को कि एक रोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब क्या है? कि थ्रू आउट द रोटर आपका वाइंडिंग करी हुई है, हर एक स्लॉट में आपके कंडक्टर है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम लोग मानते हैं कि सेम वेट है हर साइड से रोटर का। बोलो, जल्दी बोलो, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। पता है ना इतना तो। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब क्या है कि ये मेरा अगर रोटर होता, ठीक है, और इसके ये स्लॉट बनाए होते मैंने इस तरह से, है ना, ऐसे स्लॉट बनाए होते, तो इन स्लॉट्स में सब में नंबर ऑफ टर्न सेम है, और इन सब में कंडक्टर डाला है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या है? ये रोटर है, स्लॉट तो इसको पूरी जगह है ना, मैं जल्दी जल्दी ऐसे बना देना स्लॉट, है ना, बड़ा मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ ड्राइंग के, जिस कॉन्सेप्ट ले लो।
स्लॉट तो पूरी जगह है, लेकिन रोटर के स्लॉट में यहां कंडक्टर डाले हैं सिर्फ। ये क्या है? ये इतना एरिया में क्या की तुमने कंसंट्रेट कर दी वाइंडिंग, और इतने एरिया में तुमने क्या कर दी कंसंट्रेट कर दी वाइंडिंग, समझ गए? ये है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। फर्क पता चला? हाँ अब आ गई याद है ना? तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या है, वेट इक्वल नहीं है, ठीक है? वेट इक्वल नहीं है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में, आपका वेट इक्वल नहीं है। प्रतीक सही था आपका, है ना? प्रतीक बिल्कुल सही था आपका, जो आप शॉर्ट पिच की बात करी ना आपने, इसीलिए मैंने बोला कि आपका काफी हद तक ठीक है। शॉर्ट पिच का मतलब भी आपकी कंसंट्रेट करना ही होता है, ओके? बट बेसिकली शॉर्ट पिच जो आप लोग यूज करते हो ना, तो ध्यान रखना, हम सिंक्रोनस में यूज करते हैं शॉर्ट पिच, जिसकी वजह से आपका शॉर्ट पिच फैक्टर आता है ना, एक वाइंडिंग फैक्टर होता है जिसमें केडी केपी करके आता है ना, ये केपी जो होता है ये आपका पिच फैक्टर होता है, ठीक है? जो आपकी ईएमएफ जो इंड्यूस होती है, साइनोसॉइडल जो इंड्यूस कराना होता है आपने, साइन वेव इंड्यूस करानी होती है ना सिंक्रोनस जनरेटर में, तब हम पिच फैक्टर से वो साइन बनाते हैं वेव का, ठीक है? जो पिच फैक्टर होता है, तो पिच फैक्टर में ना आपके एक दो स्लॉट छोड़े होते हैं। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग उसको ऐसा नहीं बोल सकती कि ये मतलब परफेक्ट कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, बट समवट अगर आप पिच कर रहे हो, पिच मतलब शॉर्ट पिच कर रहे हो, तो आपको मैकेनिकल बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपका जो जवाब था वो समवट करेक्ट था, बट उसको एक परफेक्ट आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है प्रतीक, समझ गए आप? ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे जहां वाइंडिंग करी वहां वेट ज्यादा था, और जहां वाइंडिंग नहीं करी वहां वेट कम था, तो ये हुई तुम्हारी मैकेनिकल अनबैलेंसिंग। तो इन स्लॉट्स में हम लोग डमी कॉइल डालते हैं, ठीक है? तुम लोग ना यार पढ़ते नहीं हो ढंग से, बताया नहीं था तो मैं, तुम ये मशीन का टॉपिक है, मैंने थोड़ा ना बताना तुम्हारे को, ये तुमने पढ़ा नहीं होगा, सर ने बताया होगा तुम्हारे को सब कुछ, चीज है। एक चीज याद रखना होगा, ठीक है? मैंने तुम्हारे को ये चीज हमेशा समझाई है ना, कि आइडियल चीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? आइडियल चीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है वो भी मैकेनिकली अनबैलेंस्ड होती है जब आप उसको वाइंड करते हो, ठीक है? प्रैक्टिकली जब आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को आप वाइंड कर देते हो तो वो भी मैकेनिकली अनबैलेंस होती है, उसको भी बाय अदर मीन्स हम लोग मैकेनिकली बैलेंस करते हैं, ठीक है? बाय अदर मीन्स यूज करके उसमें भी हम लोग उसको मैकेनिकल बैलेंसिंग करते हैं, तो ये चीज याद रखना। बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पूछे कि डमी कॉइल कौन सी वाइंडिंग में यूज होंगी, तो आप बोलोगे जी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, कंसंट्रेटिंग टाइप बाइंडिंग जब आपकी करेंगे तब आपकी डमी कॉइल यूज होंगी, ठीक है? एक और चीज याद रखना, मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा था, तो जो छोटी मोटर्स होती है ना, जो मिक्सर होते हैं, है ना, जो ये नहीं होते तुम्हारे मिक्सर वगैरह, मिक्सियां जो ये करने वाली होती हैं, मसाले वगैरह पीसने वाली मिक्सियां, तो उनकी ना मोटर इतनी छोटी होती है कि उसमें ना कंसंट्रेटेड होती, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है उसमें, जो यूनिवर्सल मोटर है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। बट सीन क्या करते हैं उसमें, कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बाद भी उसमें मैकेनिकल अनबैलेंसिंग हो जाती है, तो पता क्या करते थे वहां पर, एमसील होती है ना, ठीक है? एमसील होती है ना, एमसील उसको ना एक मशीन होती है, और मशीन के दोनों साइड को रखते थे आपके रोटर को, और रोटर से फिर एमसील लगा लगा के उसमें उसको मैकेनिकली बैलेंस करते थे, ठीक है? तो जो छोटी मोटी मोटर होती है उनमें डमी कॉइल नहीं लगाते हम लोग, ठीक है? जो छोटी मोटी मोटर्स होती हैं, याद रखना, जो छोटी मोटी मोटर्स होंगी उनमें हम लोग डमी कॉइल यूज नहीं करेंगे, ठीक है? उनमें हम छोटा मोटा ऐसे वेट दे देंगे कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है? एक्स्ट्रा छोटा मोटा एमसील वगैरह लगा के वेट दे देते हैं ताकि वो मैकेनिकली बैलेंस हो जाए। जो बड़ी मोटर होती है जिनको ज्यादा यूज करना था तुम्हारे ना, जैसे अक्षय बोल रहा था वाइब्रेशंस, तो जहां से भयंकर वाइब्रेशन आपकी प्रोड्यूस हो वहां पे हम लोग को डमी कॉइल यूज करनी पड़ती है, ठीक है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है? आप लोग कल रिवाइज करना, कल हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। हाँ अक्षय पूछो, पूछो, हो गया निशांत, ओके बाय, है ना? बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, क्योंकि उसकी आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके सिल्वर में, ठीक है?
गोल्ड का देखो क्या चक्कर है ना, सिल्वर, हाँ गोल्ड सिल्वर में तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ऐसे बोल रहे हो ना। गोल्ड सिल्वर में क्या होता है, क्वेश्चन मेरे को पहले भी आया था, आप इतना ध्यान रखो, मैंने आपको समझाया था ना कि बैलेंस बैंड में आपका इलेक्ट्रॉन है ना, बैलेंस बैंड से जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, तो आपका जो न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस है ना, उसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है। सिल्वर में कुछ उसकी अंदर की कंपोजिशन इस तरह से होती है कि एज कम्पेयर टू गोल्ड उसके फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ज्यादा इजिली बनते हैं और ज्यादा बेटर बनते हैं, ठीक है, इसलिए सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है गोल्ड के कंपैरिजन में। आपने कहीं पढ़ा क्या कि गोल्ड ज्यादा बेटर है सिल्वर से? आपने कहीं पढ़ा क्या है कि गोल्ड ज्यादा बेटर है सिल्वर से? कहाँ पढ़ा आपने? आपने कहाँ देखा अक्षय इसको? एमसीक्यू, चलो कोई नहीं, मैं एक बारी फिर से देखूंगा, अगर कुछ मेरे को लगेगा ना उसमें, वैसे तो सिल्वर ही होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर गोल्ड कुछ भी आए तुम्हारे को, मेरे को सिल्वर टिक मारना होता है उसमें, ठीक है। हो सकता है कि वो एमसीक्यू गलत हो, या फिर ऑप्शन ऑप्शन गलत हो गया हो, है ना, ठीक है, बट मैं एक बारी फिर कंफर्म कर लूंगा। आपने बोला है तो मैं एक बारी कंफर्म कर ही लूंगा। चलो ठीक है, मारो मजे, मजे मत मारो, पढ़ाई करो। ठीक है, ओके, गुड नाइट, एक दिन पूरा रिवीजन करो आप लोग, फिर कल हम लोग फिर से नेटवर्क के क्वेश्चन करेंगे परसों। आप लोग थोड़ा अपना थ्योरम्स वगैरह पढ़ना, है ना, थ्योरम्स वगैरह पे कंसंट्रेट करना। ओके, ठीक है, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। एग्जाम की डेट? एग्जाम की डेट मेरे को पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता एग्जाम की डेट कब होगी। अभी तो वो आया ना शेड्यूल जिसमें नहीं है एग्जाम, है ना, तो अब पता नहीं कब तक होगी वो, कोई आइडिया नहीं है ना, कुछ नहीं बोल सकते, एचपीएससी है। ठीक है, बट आपका ऐसा है कि जितना आपको टाइम मिल रहा है उतना ज्यादा अपने आप को और शार्प कर लो तब तक, ठीक है, रिवीजन करो, याद ही कर लो सारी किताब, है ना, तो रावण बन जाओ सारे, जैसे रावण ने सारे वेद याद कर लिए थे ना, वैसे तुम लोग किताबें याद कर लो अपनी, तुम्हारे 10 सिर आ जाएंगे फिर। चलो ठीक है, गुड नाइट, है ना, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।